नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प द रिजोल्यूशन में। तो जैसा कि बीपीएससी ने जारी कर दिया है परीक्षा की तिथि 26 जुलाई, तो उसको देखते हुए ये जैसा कि आपने देख रहे हैं कि बिहार स्पेशल का एक जो है यहाँ पे बैच शुरू होगा, पढ़ाई शुरू होगी यहाँ पे। और बीपीएससी को देखते हुए बिहार स्पेशल ज़रूरी क्यों है? जैसे आप देखें बिहार के विगत आए हुए प्रश्नों को, तो 150 प्रश्नों में लगभग आप देखेंगे जब से सिलेबस चेंज हुआ है, एक तो उसमें कहा हुआ गया है कि 1/3 जो क्वेश्चन होंगे वो बिहार से होंगे। तो आप देखेंगे क्या कि बिहार स्पेशल में कई सारे पार्ट हैं, न कि केवल एक पार्ट है, कई सारे पार्ट हैं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में बिहार का स्पेशल होता है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसका स्पेशल होता है, आप करेंट इशू भी पढ़ते हैं तो बिहार का स्पेशल होता है, और यदि पॉलिटी देखते हैं, राजनीति व्यवस्था देखते हैं तो वो भी वहाँ का स्पेशल होता है। तो इस तरीके से मिला करके केवल स्टैटिक पार्ट से देखें, स्टैटिक पार्ट से देखें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सबसे तो सबसे कम जो आए हैं वो 13 प्रश्न आए हैं, और जो सबसे अधिक प्रश्न आए हैं वो 26 या 28 के अराउंड में आए हैं। सबसे जो कम प्रश्न की संख्या है वो 13 है, और सबसे अधिक है वो 27 या 28 के अराउंड में रहा है। तो ये जो है प्रश्नों की संख्या, और यदि कमोबेश देखें, ऑन एवरेज देखा जाए, तो ये इसकी संख्या लगभग 22 से 23 या 24 के आसपास में है, ऑन एवरेज देखा जाए तो 22 से 23 प्रश्न तो केवल इसके हो गए। बिहार स्पेशल स्टैटिक पार्ट के। और स्टैटिक पार्ट जैसे बिहार स्पेशल इम्पोर्टेंट क्यों है? तो स्टैटिक पार्ट हो गए लगभग 22 से 23 प्रश्न, 24 प्रश्न यहाँ पे, लगभग 24 ही मान लेता हूँ। और जो करेंट इशू होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सब प्रश्न होते हैं, तो ये सब के अलावा बिहार के जो स्पेशल करेंट इशू होते हैं वो अलग से पूछे जाते हैं। ये तो उसकी संख्या भी लगभग 30 यदि 35 है, तो मान करके चलें कि उसमें भी 7 प्रश्न, 8 प्रश्न या 9 प्रश्न के आसपास में वो होंगे बिहार करेंट के। ठीक है। फिर एक स्पेशल प्रश्न भी होता है बिहार इकोनॉमी सर्वे का, उसकी संख्या भी लगभग 4 से 6 या 7, 7 नहीं, 4 से 6 के आसपास होती है। इसे भी एक ऑन एवरेज 5 के राउंड में ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या कि 24, 9, 33 और 5, 38, लगभग ये 35 टू 40 के रेंज में ये जो संख्या है ये केवल बिहार स्पेशल से संबंधित होते हैं ये। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं 150 प्रश्नों में। टोटल अब जानते हैं कि प्रश्नों की संख्या जो है बीपीएससी में 150 है, और उसमें यदि आपको मान लिया जाए कि ये 35 या 40 प्रश्न आते हैं केवल बिहार स्पेशल से, स्टैटिक प्लस करेंट इशू और इकोनॉमिक सर्वे मिला करके, तो आप कह सकते हैं कि कितनी बड़ी ये संख्या है प्रश्नों की, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है ये बिहार स्पेशल आपके रिजल्ट में। जहाँ पर आप एक अच्छे मेहनत करने के बाद, जो बहुत मेधावी छात्र होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, यदि उनका रिजल्ट ना भी होता है तो 2, 3 या 4 नंबर से होता है, और वहाँ पर जिसकी संख्या इतनी बड़ी हो, तो आप क्या कह सकते हैं कितनी बड़ी भूमिका है इसकी आपके रिजल्ट बनाने में, बिहार स्पेशल की, है ना? तो इसी के आधार पे जो है बिहार स्पेशल का पार्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। और बिहार स्पेशल में कराएंगे क्या क्या, करना क्या क्या है, ये देखा जाए। आज की जो क्लास हम लोग ने शुरुआत की है, तो पहला तो ये है कि बिहार स्पेशल ये जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी चर्चा हो गई। दूसरी चर्चा इसमें ये है कि इसमें कराएंगे क्या क्या। बिहार स्पेशल में क्या-क्या मिलेगा आप लोगों को, जो कि आपको परीक्षा में आसानी से आप सोल्व कर सकें। एक होता क्या है कि आप किसी भी चैनल से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, और वहाँ पे किसी भी सामग्री में यदि आपको इधर-उधर भटकना पड़े उस संस्थान के अलावा, तो वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता।
यदि आप किसी संस्थान से जुड़ते हैं और किसी सब्जेक्ट के लिए आप पूरे आश्वस्त हैं वहाँ पे, तो उसकी एक माइंड गेम, एक मेंटेलिटी एग्जाम के समय अलग होता है। तो बिहार स्पेशल को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ पूरे तरीके से एक पूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करूंगा। पूर्ण पाठ्यक्रम कहने का तात्पर्य क्या? तो पहले तो इसमें ये करूंगा कि आपके जो स्टैटिक जीएस है, स्टैटिक जीएस कहने का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमिक हो गए, और मैथ साइंस, और मैथ रीजनिंग और साइंस, ये तो बिहार का स्पेशल है नहीं, जिसकी भी संख्या मिला जुला करके लगभग 35 से 40 के अराउंड में है। क्योंकि कभी कभी साइंस जो है 30 पूछ देता है, और मैथ रीजनिंग तो फिक्स है 10 रहता है। कभी कभी साइंस 25 भी रहता है, कभी कभी साइंस 22 भी रहता है, लेकिन अमूमन इधर देखा जा रहा है कि 25 से 30 के बीच में साइंस है। तो ये 40 प्रश्न तो है जिसमें आपकी इसमें इसकी भूमिका नहीं है, लेकिन इसके अलावा लगभग सारे में बिहार स्पेशल की भूमिका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ये बिहार स्पेशल। जिसमें पॉलिटी को यहाँ पर यदि देखा जाए, पॉलिटी को, तो इसकी संख्या थोड़ी कम होती है यहाँ पे, क्योंकि बिहार का पॉलिटी तो स्पेसिफिक वैसा भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कि मिला जुला करके वो उसकी संख्या वो 4 5 6 के आसपास में कर देता है। ठीक है, तो ये चार जो सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे, इसके साथ में ये जो स्टैटिक पार्ट है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ये हो गया स्टैटिक पार्ट। ठीक है, अब यदि इसी में देखा जाए करेंट इशू का पार्ट, जिसकी संख्या बिहार स्टैटिक के अलावा जो है इसकी संख्या करेंट इशू, करेंट इश्यूज, करेंट इश्यूज में क्या क्या आते हैं? तो करेंट इशू में पहले जो बात है वो तो एक वहाँ का जो घटनाएं हो गई, जो कि समाचारों में काफी प्रमुखता से रहते हैं, यानी कि करेंट इशू हो गए पहला। दूसरे जो हो गए वहाँ पे, वो हो गया इकोनॉमिक सर्वे। आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट से आप देखते हैं वहाँ पे कि हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 4 5 ऐसे। इकोनॉमिक सर्वे 2 फरवरी को जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव ने वो प्रस्तुत कर दिया है, और मैं उसका भी सार बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गए स्टैटिक पार्ट और जीएस, ये करेंट इशू, दो पार्ट। ठीक है, अब क्या है कि इसके साथ में और क्या करवाना चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आवश्यक है, वो है इसके तीसरे पार्ट में यदि इसको देखा जाए कि वो है आपके PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को जानने के लिए, एग्जाम के नेचर को जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपकी तैयारी की धारा किस डायरेक्शन में है, आपकी तैयारी की धारा किस डायरेक्शन में लेकर के जाया जाए। मैं किस तरीके के मानक पुस्तकों का अध्ययन करूं, मैं किस तरीके के मानक इंस्टीट्यूशन का, चैनल का फॉलो करूं। वो क्या कराते हैं आपको? ये PYQ ही डायरेक्शन देते हैं ये। तो ये काफ़ी आवश्यक है कहीं से भी करने के लिए, तो ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि हर दिन किसी भी विद्यार्थी को जिस एग्जाम की तैयारी चल रही है, वो कर रहे हैं, हर दिन उसके कुछ न कुछ प्रश्नों को, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, PYQ। उसके अलावे जो है एक और पार्ट है, वो है MCQ। ठीक है, MCQ, PYQ तो कराए ही जाएंगे, और जो है MCQ भी कराए जाएंगे। तो इस तरीके से देखते हैं क्या कि आपका जो बिहार स्पेशल का जो पाठ्यक्रम है वो एक समुचित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो आप बिहार स्पेशल को लेकर के आश्वस्त हो सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि ये जो बिहार स्पेशल के साथ साथ में भी जो एक करेंट इशू का भी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि लगभग 1 वर्षों का होगा। ज़्यादातर एक तो होता है कि एग्जाम के समय में कोई करेंट इशू की पुस्तक आती है, जैसे कि घटना चक्र हो गई, घटना सार हो गई, या फिर प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली हो गया, या फिर बिहार में SPD हो गया, या फिर इडुटेरिया के भी पब्लिकेशन से करेंट इशू की किताब
मार्केट में आती है। लेकिन उसके पहले भी विद्यार्थी जो बहुत सिंसियर होते हैं, और होने भी चाहिए, वो करेंट को हर एक महीने कर करके रखते जाते हैं। और ये करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में वो हो नहीं पाता है। उसके चक्कर में क्या होता है, क्या स्टैटिक पार्ट जो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह छूटने लगते हैं यदि आप करेंट पे पूरा फोकस होते हैं तो। और कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो डावाडोल होने लगता है। तो जो सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो प्रत्येक महीने किसी न किसी मैगजीन को फॉलो करते हैं। जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गया, समसामयिक क्रॉनिकल पतली वाली हो गई, जिसका रेट कीमत अभी लगता है कि 50 रुपये के आसपास हो गई है। और बहुत सारे अपने बिहार में जो विद्यार्थी हैं वो स्पीडी को भी फॉलो करते हैं प्रत्येक मंथ। तो आप लोग के सामने उसकी भी प्रत्येक मंथ मैं लेकर के आऊँगा प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स, वो हैंड रिटेन नोट्स होंगे, हैंड रिटेन होगा, जिसको मैं पीडीएफ बनवा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रतियोगिता दर्पण का होगा ये जो होंगे करेंट इशू जो होंगे आपके सामने, ये जो होंगे वो पहला होगा प्रतियोगिता दर्पण का। अभी भी काफी विश्वसनीय पत्रिका है ये। आप देखें तो मार्केट में यदि आपके पास क्वेश्चनों की संख्या 30 है, तो मान कर चलें लगभग इसमें 24-25 के आसपास में आप इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। दूसरी जो मानक पत्रिका है जो कि करने योग्य है, वो है समसामयिक क्रॉनिकल। जो किसी भी बुक स्टॉल पे आप जाते हैं तो आसानी से उपलब्ध है। और तीसरी है जो अपने बिहार के बच्चे काफी इसको फॉलो करते हैं, वो है एसपीडी। हर बुक का स्टॉल पे ये 1 या 2 तारीख को उपलब्ध होते हैं ये। और प्रतियोगिता दर्पण समसामयिक क्रॉनिकल, वो लगभग 10 तारीख के बाद 10 से 15 के बीच में आपके बुक शॉप पे अवेलेबल होते हैं। तो ये 3 मैगजीन जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जो हैंड रिटेन होंगे, लेकिन वो पीडीएफ के रूप में मिलेंगे आपको। आप चाहें तो वहां से आपको सुविधा मिलेगी डाउनलोड करने की। तो बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है। और हिस्ट्री का एक पार्ट ऑलरेडी इसमें अपलोड किया जा चुका है, तो देखें आप उसे। और वो भी एक काफी अनुभवी शिक्षक हैं, राहुल प्रियदर्शी जी, उनके माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो देखें। ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ये अब तक हो गया कि बिहार स्पेशल क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारी तरफ से क्या कराया जाएगा। और दूसरी बात थी प्रतियोगिता, ये करेंट इशू को लेकर के जो प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक क्रॉनिकल और एसपीडी के नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे समुचित तरीके से आप लोग के सामने। अब आते हैं जो है बिहार स्पेशल। ठीक है। बिहार स्पेशल यानी बिहार एक नज़र, जैसा कि हाँ, ठीक है। जैसा कि ये लिखा हुआ है बिहार का परिचय, बिहार एक परिचय, बिहार का एक परिचय का संदर्भ क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बिहार एक परिचय का संदर्भ ये है कि आपने कई बार देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा बीपीएससी का पेपर रहा हो जो कि बहुत बिहार में बीपीएससी के पेपर को लेकर के अंदर में क्वेश्चन डीप नहीं होता है। वो सामान्य रूप से वो प्रश्नों को छूते हैं कि आपकी कितनी जानकारी है, आप कितने बिहार को सही तरीके से आपने पढ़ा है, कितने गहनता के साथ आपने देखा है। आपने देखा है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो डेटा बेस होते हैं, फैक्ट बेस होते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो समान स्तर के ही होते हैं। तो इस तरीके से आप पर डे भी इस पर यदि 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय देते हैं तो एक समुचित तरीके से आपको बिहार स्पेशल की तैयारी होती है। अब क्या है कि बिहार एक परिचय, किस तरीके से परिचय इसका है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि नामाकरण के आधार पे ही, नामाकरण के आधार पे, विभाजन के आधार पे, इसके भौगोलिक विस्तार के आधार पे क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे नामाकरण के आधार पे ही आपने देखा होगा कि बिहार का
पूछा गया है बीपीएससी के पिछले वर्षों में कि बिहार की पहली बार चर्चा किस पुस्तक में की गई है। तो आप लोग जानते ही हैं कि ये शतपथ ब्राह्मण में की गई है। और शतपथ ब्राह्मण वो है जो कि वैदिक जो प्राचीन काल के जो वैदिक प्राचीन काल के जो स्रोत हैं, सोर्स हैं जानकारी के, वो ऋग्वेद के बाद दूसरे स्थान आते हैं शतपथ ब्राह्मण के। तो शतपथ ब्राह्मण से इसकी जानकारी मिलती है प्राचीन काल में। ठीक है ना। जानकारी के जो स्रोत हैं इसके प्राचीन काल में, वो कौन है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। प्राचीन काल में शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है। उसी तरीके से मध्यकाल में देखते हैं। मध्यकाल, मध्यकाल का संदर्भ यहाँ पे ये है कि 750 ईस्वी से लगभग 1757 की अवधि अवधि को, या 800 से लेकर के 1757 की अवधि को इतिहासकारों ने मध्यकाल में विभाजन किया। और ये विभाजन इतिहास का हुआ है अध्ययन के दृष्टिकोण से। 1757 के बाद से लगभग ये माना जाता है कि भारत जो है आधुनिक युग में एंट्री कर चुका था। वो इसीलिए ताकि उस समय क्या होता है कि प्लासी की लड़ाई होती है और अंग्रेजों का एक तरीके से आधिपत्य शुरू होता है। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज उस समय जो थे आधुनिक युग में जी रहे थे। तो वहां से आधुनिक युग की शुरुआत होती है। लेकिन मोटे तौर पे 750 से लेकर के 1757 की अवधि को मध्यकाल माना जाता है। तो मध्यकाल में बिहार की चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो तुर्कों का आक्रमण होता है बिहार पे है, ये ठीक है। तो मध्यकाल में जहाँ पर तुर्कों का आक्रमण होता है बिहार में, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस भी किया जाता है, तो वहाँ पर मध्यकाल में क्या देखते हैं कि तबकात ए नासरी जो है, एक पुस्तक है। तबकात ए नासरी जिसके लेखक मिनहाज उस सिराज हैं। इसमें भी बिहार शब्द की चर्चा की गई है। बिहार वहाँ पे इसलिए क्योंकि जिस समय इन्होंने किया था, तो वहाँ पे अ, बिहार जो है जहाँ पे बौद्ध लोग रहते हैं, पूजा स्थलों को उन लोग ये बिहार कहा जाता है वहाँ पर। तो जिस जिस समय उन्होंने आक्रमण किया था, तो वहाँ पर काफी जो थे वो बौद्ध धर्म के लोग भी रहते थे। और बिहार का वहाँ पे जहाँ पे रहते थे उन लोगों का संरचना भी था। तो उस स्तर पे भी इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है। तीसरी है मध्यकाल में ही जो है, मध्यकाल में एक विद्यापति हैं, लेखक हैं विद्यापति, जिनकी जो रचना है वो है कृतिलता। मुझे लगता है कल पेन का कलर चेंज करना होगा, रेड लेना होगा यहाँ पर। ठीक है ना। कृतिलता, कृतिलता में बिहार शब्द का जो है चर्चा किया गया है। यहाँ पर जो विद्यापति हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं बिहार के लिए, जो पर्सनालिटी है ये। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बिहार ने पूछे हैं। जैसे कि एक बार पूछा था राजनीति रत्नाकर के लेखक, तो ये खुद हैं विद्यापति। राजनीति रत्नाकर इनकी एक रचना है, ये पूछा है बीपीएससी ने। फिर इनकी रचना है कृति पताका, कृति पताका। और एक इनकी और रचना है पदावली। ठीक है ना। तो ये लिखने का तात्पर्य ये है कि इसके बारे में आपको जानकारी मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हो किसी भी परीक्षा की, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस का हो या एसएससी का हो, किसी चीज की तैयारी करे, तो जो कोई पर्सनालिटी हो जो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हासिल कर लें। ऐसा नहीं कि जितना पूछा है उतना ही किया जाए। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी लोगों से बेहतर मानी जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम होता ही है 1 नंबर 2 नंबर का। तो ये थे कृतिलता, राजनीति रत्नाकर, कृति पताका और पदावली। ये रचना थी कृति ये
क्या बोलते हैं, विद्यापति की ये रचना थी। ठीक है, तो ये तो हुआ नामाकरण के आधार पे, जिस जिससे क्वेश्चन बने हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में। और जो दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो बिहार का, एक तो नामाकरण के आधार पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो सेकंड पार्ट में मैं कराने वाला हूँ। थर्ड पार्ट में कराऊंगा बिहार की भू आकृति और जिलों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला। लेकिन फिलहाल कराता हूँ वो विभाजन के आधार पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, और इसके बगल में, यहाँ पर तो मैप है नहीं इंडिया का, ठीक है। तो पहले जो बिहार था वो पश्चिम बंगाल का पार्ट था। तो आप जानते हैं कि 1911 ईस्वी में जब जॉर्ज पंचम आते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे, तो उसमें राजधानी जो था इंडिया का, राजधानी थी वो कलकत्ता, जिसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली। 1911 में एक दिल्ली दरबार होता है, दिल्ली दरबार, जिसमें इंडिया के जो होते हैं गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होते हैं। इनका कार्यकाल जो है ये 1910 से लगभग 16 के आसपास में है इनकी अवधि। एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी है, याद रखिएगा। ये लॉर्ड हार्डिंग जो प्रथम है, इनकी अवधि 1844 से 1848 के पास में। इन्हीं के समय नरबली का जो प्रथा था पूरे तरीके से प्रतिबंध किया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय में। ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हैं, जिनके समय में राजधानी परिवर्तन हो रहा है, दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली, और विभाजन भी हो रहा है बंगाल का। उसमें जो बिहार था, बंगाल था, उसमें मुख्य रूप से आज के जो समाही थे वो बिहार भी और उड़ीसा भी, ये भी समाही थे वहां पे। लेकिन 1912 में क्या होता 1911 में क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जब आते हैं इंडिया, दिल्ली दरबार लगता है। वैसे दिल्ली दरबार भी तीन मर्तबा हो चुका है, 1877 में, 1903 में और 1911 में। लेकिन 1911 में पहली बार इंग्लैंड के सम्राट का आगमन होता है इंडिया में, ठीक है ना। वो भी एक चीज याद रखिएगा, 1877, 1903 और 1911 में, ठीक है ना। लेकिन 1911 में इंग्लैंड के सम्राट का आगमन होता है इंडिया में, ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि 1911 के आसपास में कुछ बिहार के वैसे क्रांतिकारी होते हैं जो बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए हुए रहते हैं। लेकिन एक अरुणडेल समिति का गठन होता है वहां पर। अरुणडेल समिति का गठन होता है, उसके आधार पर बंगाल का विभाजन होता है, और उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों को मिला कर करके एक प्रांत बना दिया जाता है, ठीक है ना। वो इसीलिए तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा को दोनों को मिला करके अलग कर दिया जाता है। ये 1911 में होता है, लेकिन 1912 में विभाजन हो जाता है, और विधिवत तरीके से 22 मार्च को अलग हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है अभी भी स्थापना दिवस मनाते हैं बिहार का, 22 मार्च को। बिहार की स्थापना दिवस अभी भी हम लोग 22 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। ये तो हुआ पहली बार विभाजन हुआ ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, अरुणडेल समिति की सिफारिश पे जॉर्ज पंचम जब आते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बार विभाजन होता है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत विभाजन होता है 1936 में। और 1936 में क्या होता है कि बिहार को उड़ीसा से भी अलग कर दिया जाता है, इससे भी अलग कर दिया जाता है, और बिहार एक अलग प्रांत बनता है।
और उसके बाद ही द्विसदनीय व्यवस्था बिहार में आगमन होता है। अब जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत बिहार में एक सदनीय व्यवस्था थी, उस समय एक सदनीय विधानमंडल था। लेकिन इसके बाद द्विसदनीय मंडल का गठन भी होता है बिहार में, ठीक है ना, 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में। ये होता है दूसरा विभाजन, ठीक है। अब तीसरा विभाजन जो आते हैं वो होता है बिहार का, वो आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद कहने का संदर्भ है 2000 ईस्वी में ये बिहार का विभाजन एक झारखंड राज्य के रूप में होता है। झारखंड ये होता है एक विभाजन 2000 में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिहार का विभाजन का ये 3 क्रम हम लोग देखते हैं। ये पूछा भी है, बीपीएससी ने कई बार पूछा है, पहली बार, दूसरी बार, स्थापना दिवस, ठीक है। और ये तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ ही। ये तो हुआ बिहार का विभाजन। कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे हैं जो कि, ठीक है ना, कुछ विभाजन तो ऐसे भी हुए हैं जो आप देखेंगे, ये पूछता है पुरुलिया और पूर्णिया का विभाजन। अब जानते हैं कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन होता है 1956 में, 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन होता है तो उसमें बिहार के जो कुछ एरिया होते हैं वो, जैसे कि पुरुलिया, वो पश्चिम बंगाल को दे दिया जाता है, और साथ साथ में पुरुलिया दिया जाता है, और साथ में पूर्णिया। ये भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का कुछ क्षेत्र जो है बंगाल को दिए गए थे। तो पुरुलिया और पूर्णिया का कुछ एरिया जो है वो दिया जाता है बंगाल को, ठीक है। एक जो लास्टली विभाजन है, पहले जानते थे कि जो वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट को जिलों की संख्या थी 37, जब बिहार का विभाजन हुआ था। एक नवीन जिला का गठन हुआ है 2001 ईस्वी में, वो जहानाबाद से काट करके अरवल को। और अब जिलों की संख्या वहां हो गई है टोटल 37 प्लस 1 38, ठीक है ना। तो 38 जिले हैं वहां पे, जबकि एमपी की संख्या वहां पर 40 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विभाजन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं वहां के लिए, और ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आप जाएंगे तो विगत प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्न को आप देखेंगे तो ये सारे, मुझे लगता है कि हर एक एक जो पॉइंट बोला गया है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं प्रश्न है। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को गहन अध्ययन करने के उपरांत मुझे लगा कि किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए आप लोगों के सामने, जो कि बिहार का एक सामान्य परिचय हो, लेकिन सारे पॉइंट एक प्रश्न के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो ये जो थे विभाजन के आधार पे है ये। अब आते हैं भौगोलिक आधार पर किस तरीके से बिहार के जाने, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। अब आते हैं भौगोलिक आधार। अब आते हैं इसका भौगोलिक आधार। हाँ, करते हैं। इसमें थोड़ा सा इस पे रहना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं भौगोलिक आधार, क्योंकि भौगोलिक आधार पे बिहार का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते हैं कि ये इंडिया के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है बिहार। ठीक है। अब जानते हैं बिहार का कि भौगोलिक स्तर पर किस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार को, यदि आप इसकी आकृति को देखेंगे सही मायने में, तो आपको ये आकृति देखिए यहाँ पे, ये जो है ये कहीं ना कहीं आपको आयताकार दिख रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो एक प्रश्न यही पूछते हैं कि बिहार की आकृति कैसी है। आप देखे होंगे विगत विगत वर्ष के प्रश्नों को, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि विगत वर्ष के प्रश्नों को आप देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपकी समुचित तैयारी करने के लिए।
वरना क्या होता है कि आप हम किसी भी मटेरियल को उठा लेते हैं मार्केट से, ला करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट देखते नहीं, बाद में पता चलता है कि अरे हमने तो गलत मटेरियल उठा लिया था मार्केट में। तो बार बार जो है ना, पिछले PYQ को आप देखें, पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखें, सही में आपका सबसे बड़ा गुरु वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सही गाइडेंस देंगे, सही गाइडेंस में आपको लेकर के चलेंगे, आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन देंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये आयताकार कंडीशन में है ये। अब देखते हैं क्या कि ये जो देख रहे हैं टोटल बिहार में जो 38 जिले हैं, आप देखेंगे ये जैसे कि अपने हमने चर्चा किया 38 जिले हैं ये। अब 38 जिलों में से आप यदि काउंट करेंगे इसे इस तरीके से 1 2 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से यदि काउंट करते हैं यहाँ, तो आप देखते हैं कि 38 जिले में से जो 22 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं। 22 जिले हैं वो सीमावर्ती हैं। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अब सीमावर्ती है यहाँ पे, तो एक प्रश्न कई बार पूछता है, आप देखिए पूर्व में इसके पश्चिम बंगाल है, उत्तर में नेपाल पश्चिम उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है ना। अब आते हैं सबसे पहले उत्तर में जो नेपाल है, नेपाल से जानते हैं कि नेपाल जो है एक बिहार जो है एक अंतर्राष्ट्रीय देश की सीमा से टच करता है ये। और ये जो सीमा है यहाँ से नेपाल की टच करने वाली, वो आप जानते हैं कि नेपाल भारत के 5 राज्यों को टच करता है। नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों को टच करता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्यों को टच करता है। ये 5 राज्यों की जो सीमा है ये लगभग 1751 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें से बिहार को जो टच करने वाली दूरी है वो 729 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर पूरे इंडिया का सीमा छूता है नेपाल को, जिसमें 729 किलोमीटर केवल बिहार से। और ये शुरू होता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कितने जिले जो हैं वो नेपाल को टच करता है। तो एक हो गया पश्चिमी चंपारण, 2 पूर्वी चंपारण, 3 सीतामढ़ी, 4 मधुबनी, 5 सुपौल, 6 अररिया और 7 किशनगंज, ठीक है ना। तो ये 7 जो जिले देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये टच कर रहा है नेपाल को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसमें, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न और बनता है। पहला बात तो ये कि कौन सा जिला नेपाल से सबसे ज्यादा सीमाओं को टच करता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण है सबसे ज्यादा टच करता है, और सबसे कम यहाँ पे है सुपौल, ठीक। ये दो जिले हो गए। इसमें एक प्रश्न और बनता है कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, वो है किशनगंज, पहला। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो वो होगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से नेपाल से संबंधित प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। अब एक चीज मैं यहाँ पे और चर्चा कर दूं कि जानते हैं कि लगभग 1815-16 ईस्वी में जब भारत औपनिवेशिक राज्य था और नेपाल में एक तरीके से राजतंत्र का शासन चल रहा था, तो 1816 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, वो सुगौली की संधि चलता है वहां पे। और सुगौली की संधि के तहत नेपाल और इंडिया के बीच में, उसमें तो बिहार था नहीं, नेपाल और इंडिया के बीच में क्या होता है, सीमा का निर्धारण होता है। और यही सीमा का निर्धारण 1947 में जब आजाद होता है इंडिया, तो इसी सीमा का निर्धारण को मान लिया जाता है, ठीक है ना। और 1816 के समय में ये भी पूछता है, बिहार में प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन थे गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1816 में जो थे वहां के गवर्नर वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वहां पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा में, कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन कौन से जिले, उत्तर प्रदेश बिहार के कौन कौन से जिले उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो देखिए ये जो नेपाल को टच कर रहा है ये, और ये यूपी को भी टच करेगा, ठीक है। इधर नेपाल को और इधर यूपी को। मैं इस पे भी आऊंगा कि कौन कौन से जिले 2 राज्यों को
टच करते हैं। ठीक है, पहले आता हूं इस पे। देखिए, पश्चिम चंपारण एक हो गए, दूसरा में गोपालगंज हो गए, तीसरा सिवान, चौथा सारण, पांचवा भोजपुर, छठा बक्सर और सातवां जो हो गए वो हो गए रोहतास। 8 जिला जिला टच करता है, एक कोई छूट रहा है यहाँ पे। हाँ, देखिए, यहाँ पे कैमूर है, भभुआ, वो भी टच करता है लेकिन इसमें गायब है। ठीक है ना, तो ये 8 जिले हैं यहाँ पे भभुआ, कैमूर जो है वो भी टच करता है। ठीक है ना, कैमूर भी टच करता है यहाँ पे, ये इसमें छूटा हुआ है। तो 8 जिले जो हैं वो टच करते हैं यूपी से। आइए, पहले नेपाल के साथ में 8, यूपी के साथ में 8। अब आते हैं झारखंड। तो झारखंड जो जानते हैं कि बिहार का, पहले बिहार का ही राज था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी का विभाजन होता है बिहार का, और वो बिहार का दक्षिणी जो सीमा है वो झारखंड के रूप में विभाजित के रूप में चला जाता है। अब इसमें देखिए, बिहार झारखंड से कौन कौन सा बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट अटैच करता है। तो पहला जो आते हैं यहाँ पे रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा गया, नालंदा टच नहीं करता है। यहाँ पे नवादा है जो छूटा हुआ है, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, चौथा जो है यहाँ पे नवादा है। ठीक है, चौथा नवादा है, पांचवा जमुई है, छठा बांका है, सातवां जो है भागलपुर है और आठवां कटिहार है। तो इस तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो झारखंड के साथ में भी टच करते हैं। कौन कौन? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, तो हमने देखा नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड को। अब देखते हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं वो जिले पश्चिम बंगाल के साथ में कौन कौन से टच करते हैं। तो देखता हूं कि पहला जो है कटिहार है, दूसरा पूर्णिया है और तीसरा किशनगंज है ना। तो 3 जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। अब यहाँ पे ये एक प्रश्न और बनता है कि कौन वो ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। वे कौन से जिले हैं जो झारखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश को टच करता है, और इसी तरीके से कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल और झारखंड को टच करता है, और पश्चिम बंगाल और नेपाल को टच करता है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कि पहले आते हैं नेपाल प्लस यूपी को कौन सा टच करता है। तो देख रहे हैं क्या, ये पश्चिम चंपारण हो गया। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ये हो गया पश्चिम चंपारण। देखिए यहाँ पे ये कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं यूपी प्लस झारखंड, ये कौन सा है। तो देखेंगे आप यहाँ पे ये थोड़ा एरिया जो है ये दोनों को ले रहा है, झारखंड को भी और यूपी को भी। तो ये हो गया रोहतास, है ना। अब आते हैं यहाँ पे झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल, इसको कौन, दोनों में कॉमन कौन है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, ये है कटिहार, है ना, ये है कटिहार। अब इसी तरीके से आ जाते हैं पश्चिम बंगाल और नेपाल, कौन सा जिला है जो दोनों को टच करता है। यहाँ पे देखेंगे आप, किशनगंज। ठीक है, किशनगंज वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। सबसे ज्यादा बारिश होती है किशनगंज में, और सबसे कम बारिश होती है औरंगाबाद में। जब आप पढ़ेंगे बिहार की जलवायु या इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात की चर्चा की जाती है, तो इसकी पूरी विस्तृत चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये है कि नेपाल यूपी के साथ में पश्चिम चंपारण, यूपी और झारखंड के साथ में रोहतास, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ में कटिहार,
और पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ में किशनगंज। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना हम लोग को इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप जानते हैं क्या, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला, तो बिहार का सबसे उत्तरी जिला देखेंगे आप कहाँ क्या है, ये है पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला देखें तो कौन सा है, सबसे दक्षिणी जिला है वो गया। सबसे पश्चिम का जिला यदि देखें यहाँ पे बिहार में, तो ये आता है यहाँ पे दिखाया ही नहीं है, ये है कैमूर। सबसे जो पश्चिम का जो जिला आता है यहाँ पे वो आता है कैमूर। और सबसे जो पूरब का जो जिला आता है यहाँ पे वो हमने चर्चा कर दिया, वो है किशनगंज। ठीक है ना, इसको इस तरीके से समझें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लिख देता हूँ ताकि वो क्या होता है कि लिखने से विजन क्लियर होता है। ये आप लोग भी पढ़ें तो थोड़ा लिखें इसको, कर्म करने से पीछे ना रहें। क्योंकि यदि आप लिखते हैं तो आपको क्या होता है, कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है। आप पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा बनता है, अपने कर्म करने में पीछे न रहें, परिणाम की चिंता ना करें उतना। इसीलिए कहा गया है, आपने गीता में पढ़ा होगा, जाना होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अपने कर्म करने, अब अधिकार जो है आपके कर्म करने में है, ना कि उसके परिणाम की चिंता करने में। लेकिन इसका मतलब ये भी ना है कि आप कर्म करने में भी आसक्ति ना दिखाएं, कर्म करने में आसक्ति दिखाएं। ठीक है ना, तो कर्म करें, यदि आप कर्म बेहतर करते हैं तो आपको परिणाम बेहतर मिलेंगे ही। ये आप जानते हैं गीता में भी कहा गया है, और माँ सरस्वती का भी ये कहना है कि जो मुझे सही तरीके से मेहनत करता है तो मैं किसी का कर्ज नहीं रखता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहें, आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम को जान लें। तो उत्तर में क्या है, उत्तर में सबसे उत्तरी जो जिला है वो है पश्चिम चंपारण। सबसे दक्षिण का जो जिला है वो है गया। सबसे पूरब का है वो है किशनगंज। और जो सबसे पश्चिम का है वो है कैमूर, है ना। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट को याद रखें। अब जब इस तरीके की बात आ ही गई है तो यहाँ पे ये भी जान लेना चाहिए हम लोगों को कि जो पश्चिम चंपारण जो सबसे उत्तरी जिला है और दक्षिणी जो गया है, तो यानी कि लंबाई हो गया ये, पश्चिम चंपारण से लेकर गया तक जो है लंबाई हो गया उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई यदि बिहार को देखें तो वो है 345 किलोमीटर का एरिया। 345 किलोमीटर का जो एरिया है वो है। ठीक है, अब उसी तरीके से देखें किशनगंज से कैमूर, यानी यहाँ से कैमूर से किशनगंज को देखें यहाँ पे। ठीक है, कैमूर से किशनगंज को देखें, इसकी लंबाई जो है वो 485 किलोमीटर है ना। यानी कि पूरब से पश्चिम की इसकी जो चौड़ाई है 485, और उत्तर से दक्षिण जो इसकी लंबाई है वो 345 किलोमीटर। और यहाँ पर एक बात और जान लें कि बिहार का क्षेत्रफल, जो कि 67वीं या 68वीं बीपीएससी में पूछा है, ऑलरेडी लोगों ने काफी गलती किया है। क्षेत्रफल है तो बहुत आसान, लेकिन क्या होता है कि वहां डिजिट देते हैं तो गलती हो जाती है यहाँ पे। ठीक है ना, यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का यदि देखा जाए तो 2.86% है। ये भी प्रश्न में पूछे गए हैं, इसका एरिया भी पूछा गया है, प्रतिशत भाग भी पूछा गया है। अब प्रतिशत भाग जब जाने इंडिया का तो ये भी जान लें कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है। तो इंडिया का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 किलोमीटर के आसपास में है, जिसका ये 2.86% बिहार का भू भाग है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से बिहार का मैप बीपीएससी के लिए, आपके इम्तिहान के लिए, परीक्षा के लिए आवश्यक है, जिसको इस तरीके से जाने, सही तरीके से जाने। यदि किसी चीज को जानते हैं तो सही तरीके से जाने और लिखकर जरूर पढ़ाई करें, कुछ नोट्स भी बनाएं।
उससे क्या होता है कि लिखने की आदत है, आप लिखते हैं तो साथ में दिमाग भी और हाथ दोनों चलता है, तो वो क्या होता है, उसे मेमोराइज बढ़ता है, आपकी याददाश्त बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ चीज देखता है मन में, आपके दिमाग में भी एक कैमरा होता है जिसको आप बार बार देखते हैं, तो शायद उस समय आपने उतना नोटिस नहीं किया हो, लेकिन यदि कोई चर्चा करता है तो आप वहाँ उस माइंड, उस कैमरे की या मदद से आप रिकॉल करते हैं कि अच्छा वहां पे ये चीज तो है, राइट साइड में, सामने में, लेफ्ट साइड में तो ये चीज है। तो उसी तरीके से आप यदि अपने नोट्स को पढ़ते हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक को भी पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एक पढ़ते 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 आपके माइंड में कैमरा है जो उसको कैच कर लेता है। आप बाद में भी रिकॉल करते हैं कि अच्छा उस पेज के राइट साइड में तो ये हमने लिखा था, उस पेज के लेफ्ट साइड में, उसके पेज के बीच में मिड में ये लिखा हुआ है। तो आप बाद में रिकॉल करते हैं कब, जब पढ़ते हैं, लिखते हैं और कई बार पढ़ते हैं। ठीक है ना। एग्जाम का मतलब ये नहीं कि हमने एक बार पढ़ लिया, एग्जाम का मतलब ये है कि जो आपके कंटेंट हैं, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक हैं, एग्जाम के पहले यदि आपने 5-6 बार से कम रिवाइज किया तो आपकी तैयारी खतरे में है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि 5-6 बार से कम यदि आप रिवाइज किए हैं तो आपकी तैयारी खतरे में है। इसीलिए कहा जाता है कि कंटेंट पढ़ें, वो सही पढ़ें और कम मात्रा में पढ़ें। नोट्स बनाने का एक माध्यम भी यही है कि कम समय में कैसे रिकॉल करें, कम समय में कैसे रिवीजन करें, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम बुक पढ़ें, लेकिन नोट्स का मतलब क्या है, नोट्स का मतलब होता है कि कम समय में जल्दी रिवाइज करना। अब किसी चीज को जल्दी रिवाइज करते हैं तो क्या होता है कि गलती करने की संभावना काफी कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा नोट्स बना हुआ है वो उसे हम बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है ना। टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, मोटी मोटी बुक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उस समय रिवाइज करना काफी कठिन होता है, लंबा समय लगता है, तो वो पढ़ने में अदर सब्जेक्ट छूटने लगते हैं, वहां पे तो तैयारी वहीं पे कमजोर पड़ जाती है। ठीक है। ये तो हो गए बिहार का जो जिला संबंधित प्रश्न थे वो। कुछ है जो है बिहार के अंदरूनी भाग में भी जिले हैं, जैसे कि पटना। ठीक है ना। पटना ये भी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। पिछले तीन प्रश्नों, तीन परीक्षाओं में देखेंगे, एक बार तो ये पूछा है कि जो गंगा नदी, एक बार गंगा नदी जो गुजरती है, पहले इसके पहले मैं चर्चा कर लूं कि गंगा नदी जो गुजरती है बिहार से, वो कितने जिलों को टच करती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बक्सर में टच करते हुए गंगा नदी यहाँ कटिहार में बिहार से बाहर निकलती है, तो इस बीच में ये 12 जिलों से, ठीक है, जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो है बिहार में इंडिया के जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, इसको भी मैं लिख दूं, उत्तरा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर के बहती है, जिसमें ये लगभग 2525 किलोमीटर का दूरी तय करती है। ये इसमें से लगभग 445 किलोमीटर का जो दूरी है वो बिहार में तय करती है, गंगा नदी। ठीक है। अब गंगा नदी यहाँ पे बिहार के लगभग 12 जिलों से क्रॉस कर करके निकलती है। और ये किसी ने एक बार पूछा है कि बिहार का वो कौन सा जिला है, बिहार में गंगा नदी सबसे ज्यादा किस जिलों को टच करती है, जिला को टच करती है। वहां पे काफी कंफ्यूजन था, पटना को लेकर के, बेगूसराय को लेकर करके उस समय, लेकिन आंसर बीपीएससी ने पटना को दिया था, 99 किलोमीटर का एरिया उन्हें इसने बता करके। ठीक है ना। एक बार पटना और भी पूछ चुका है कि बिहार की राजधानी जो पटना है वो कितने जिलों को छूती है, ये कितने जिलों को टच करती है। उसका आंसर 9 है। और अब देखेंगे वहां पर काउंट भी कर लेते हैं, ये भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, यहाँ पे देखिए बेगूसराय है, लखीसराय है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत मैप है, ये नवादा नहीं है, ये नालंदा, ये जो है ना नालंदा यहाँ पे होना चाहिए, जिसको इन्होंने नवादा कर दिया यहाँ पे, तो इसको नालंदा माने जहानाबाद और अरवल। ठीक है ना। तो इस तरीके से 9 जिलों को टच करती है पटना की बिहार की राजधानी पटना। ठीक है ना। और भी ऐसे कई जिले हैं जिसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है कि कौन से जिलों को सबसे ज्यादा टच करता है। जैसे आप पूछ सकता है मुजफ्फरपुर के बारे में,
ये पूछ सकता है मधेपुरा के बारे में। जैसे मधेपुरा को ही काउंट करें, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो जो कि अच्छा संख्या में टच करता है। जैसे मान लीजिए कि सहरसा हो गया एक, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर और खगड़िया। तो इस तरीके से काउंट कर करके आप पढ़ें। एक बार पटना पूछा है तो हो सकता है अदर किसी और डिस्ट्रिक्ट को भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। उसने अपने एक बार नेचर को पकड़ा। और बीपीएससी जानते हैं कि बीपीएससी कोई एक प्रश्न को पूछ लेती है तो कहीं ना कहीं वो उसको 2-3 बार रिपीटेशन करना जरूरी है जो नए प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि बत्तख मियाँ के बारे में आपने देखा होगा, लगातार 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है उसका प्रश्न जो पूछते हैं एक। तो ऐसे ही बीपीएससी का नेचर है, यदि कोई नया प्रश्न बना है, जैसे इसने गंगा नदी के बारे में जो पूछा था, लगातार 3 बार प्रश्न आए थे बीपीएससी के द्वारा। तो कोई भी नया प्रश्न बीपीएससी बनाता है तो उसको रिपीटेशन करने की संभावना बढ़ जाती है 1 वर्षों में या 2 वर्षों में। तो रिपीट करे, यदि न भी पूछता है तो उस तरीके का माइंडसेट बना करके अब तैयारी करें, काफी फायदे में रहेंगे। ठीक है। कितना मिनट हो गया? आधा, हाँ अभी आ रहा है, आधा घंटा हो गया। हाँ, कितना देर हो गया? 35-40 मिनट। थोड़ा सा और रहता 5 मिनट। ठीक है। अब देखते हैं क्या कि जो बिहार का जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट से और पूछता है। एक तो जनसंख्या हो गया, दूसरा लिटरेसी हो गया। आप देखेंगे लगभग पिछले 1-2 वर्षों से थोड़ी सी इसकी संख्या और प्रश्न नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नए जनगणना 2021 में हो नहीं पाया कोरोना के वजह से। फिर से जनगणना शुरू हो चुका है और ये 2027 तक इसके डेटा आ जाएंगे। तो जनसंख्या और साक्षरता ये काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं बिहार के परीक्षाओं के लिए, खास करके बीपीएससी के लिए तो शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जो कि ना पूछा हो जनसंख्या से और लिटरेसी से। इधर 1-2 वर्ष थोड़ा अछूता रहा है, क्योंकि बताया कि नई जनगणना हो नहीं पाई। अब यहाँ पे जानते हैं थोड़ा सा जनसंख्या के बारे में, वो ब्रीफ कर देता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर में, फिर मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। ठीक है ना? एक तो पहले आते हैं साक्षरता के स्तर पे। साक्षरता के लेवल पे आते हैं। साक्षरता आप ये अब जानते हैं कि साक्षर व्यक्ति वो होता है जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और वो पढ़ना और किसी भाषा को लिखना भी जानता है, उसके साक्षर कहते हैं। ठीक है ना? साक्षरता की बहुत कठिन परिभाषा नहीं है कि वो कई भाषाओं का ज्ञान हो, उसको हर सब्जेक्ट का बहुत विधिवेता हो, ज्ञाता हो, ऐसा नहीं। बस 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का वही वो बच्चा, वो व्यक्ति जो पढ़ना लिखना जानता हो, उसको साक्षर बोलेंगे। साक्षरता में जानते हैं कि अपने बिहार का जो कंडीशन है वो पूरे इंडिया में बहुत बुरी है। लगभग जो बिहार का जो लिटरेसी है यहाँ पे, वो लगभग 61.8 के आसपास में है, जो कि पूरे इंडिया में सबसे पिछड़ा हुआ लिटरेसी रेट में अपना बिहार आता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जो स्टेट है अपना बिहार आता है। थोड़ी सी इसी के आसपास में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश भी आता है, लेकिन अपना बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ स्टेट आता है एजुकेशन के लेवल पे। ठीक है ना? अब आते हैं बिहार के लेवल पे कि सबसे अधिक साक्षर जिला बिहार में कौन सा है और सबसे कम जो साक्षर जिला है वो कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षर जिला देखिएगा ये रोहतास है। रोहतास जो है वो सबसे अधिक साक्षर जिला है। इसकी लिटरेसी रेट लगभग
73.37 के आसपास में है। एक बार ये भी पूछा क्योंकि 73% की लिटरेसी रेट अबाउट जो है वो इंडिया की है। एक बार बीपीएससी ने ये भी पूछा है कि बिहार का वो कौन सा जिला है जो लिटरेसी रेट में इंडिया के इक्वल है, इंडिया के इक्वल है, तो वो रोहतास ही उसका आंसर था। और सबसे कम लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षर जो है वो बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, जो कि 1956 के राज्यों के पुनर्गठन के बाद कुछ एरिया है जिसको पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, पुरुलिया और पूर्णिया को, तो उसका है सबसे कम साक्षर। और सबसे अधिक साक्षर जो है रोहतास का है। ठीक है ना, कभी कभी यही पूछ देता है कि सबसे कम साक्षर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये पूर्णिया है, लगभग 51.5% के आसपास में। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी जान लें कि वो कौन सा स्टेट है जो कि सबसे अधिक पढ़ा लिखा है। सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो स्टेट है वो है केरल, लगभग 94% के आसपास में सबसे अधिक साक्षर है। ठीक है ना। उसके बाद आता है मिजोरम का। मिजोरम लगभग 91% के आसपास में है ये। तो दो ऐसे राज्य हैं बिहार में जिनकी साक्षरता दर लगभग 90 से ऊपर है। ऐसे केरल का तो 100% साक्षर राज्य माना जाता है, लेकिन मिजोरम और केरल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी लिटरेसी रेट 90% से एभव है। ठीक है। एक ठीक है। तो ये थे सबसे अधिक पढ़े लिखे राज्य। सबसे कम ने हम चर्चा कर दिया कि बिहार था, और अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। अब यहाँ पे जानते हैं थोड़ी जनसंख्या के बारे में, बिहार का जनसंख्या के बारे में। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला यदि देखें जिला बिहार में, जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो पटना है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो है शेखपुरा। देखिए यहाँ पे है ये। ठीक ना। पटना सबसे अधिक और सबसे कम वाला है जो है शेखपुरा है। अब इसी में आते हैं कि दशकीय वृद्धि, दशकीय दशकीय वृद्धि क्या है? तो एक दशक में जो जनसंख्या का वृद्धि होता है, जितना परसेंट वृद्धि होता है, वो दशकीय वृद्धि में आता है। एक दशक कहने का मतलब है 10 वर्ष, सामान्य रूप से 10 वर्ष। तो दशकीय वृद्धि यदि देखा जाए तो सबसे अधिक जो दशकीय वृद्धि वाला जो स्टेट है वो है मेघालय। ठीक है। मेघालय का जो रेट है दशकीय वो है 27.9, या कहें तो 28%। अपना बिहार का दशकीय वृद्धि देखते हैं तो वो है बिहार का लगभग 25.4 दशकीय वृद्धि, अपना बिहार का दशकीय वृद्धि। ठीक है। यदि बिहार में जिलावार अध्ययन करें इसका, तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि है वो है मधेपुरा का। ठीक है। मधेपुरा का दशकीय वृद्धि जो है वो लगभग 31.32% के आसपास में है इसका दशकीय वृद्धि, 31.12 के आसपास में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि देखा जाए तो वो है गोपालगंज का। ठीक है ना। सबसे कम दशकीय वृद्धि है वो गोपालगंज का है, लगभग 19% के आसपास में इसका। ठीक है। इंडिया का भी दशकीय वृद्धि थोड़ी चर्चा कर देता हूँ कि इंडिया का दशकीय वृद्धि जो है वो 17.7% है। ये भी प्रश्न में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये बार 6वीं बीपीएससी में भी पूछा था कि इंडिया का दशकीय वृद्धि कितना था, तो 17.7% रहा है इंडिया का। जबकि यदि तुलना किया जाए बिहार से तो 25.4% दशकीय वृद्धि रहे हैं ये। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यदि देखा जाए तो आप देखेंगे
कि यहाँ पे शिवहर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है शिवहर का है 1880। मैं बता दूं कि जनसंख्या घनत्व एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व जो कि बिहार का पूरे इंडिया के लेवल पर सबसे ज्यादा है 1106। 1106 जनसंख्या वृद्धि जो है सबसे ज्यादा है, जबकि इंडिया का है 382। पूरे इंडिया का देखा जाए तो 382 है और बिहार का देखा जाए तो 1106 व्यक्ति रहते हैं यहाँ पे। ठीक ना। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि देखा जाए, जनसंख्या घनत्व देखा जाए, तो यहाँ पे जो कैमूर है, यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है कैमूर का। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं क्या कि बिहार के बारे में हम लोगों ने थोड़ा जाना, बिहार का परिचय। बिहार का परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि बिहार का नामकरण। ठीक है। फिर हम लोगों ने जाना बिहार का विभाजन। फिर बिहार की भू आकृति के बारे में अध्ययन किया। और राजनीति व्यवस्था की भी चर्चा करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी वो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए कि मैं इसको अगले क्लास में लेकर के आऊँगा। वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है ये। ठीक है। उसके बाद जो पहले जाना हम लोगों ने वो जाना कि बिहार स्पेशल हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। ये क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों समझ भी गए होंगे कितना इम्पोर्टेंट है बिहार स्पेशल हम लोगों के लिए। तो ये क्लास थी इन सब बातों को लेकर के। अब मैं यहाँ पे क्लास को समापन करता हूँ। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको कि देखिए ये जो है संकल्प द रिजोल्यूशन, यहाँ से जुड़ने के लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर है इसका। आप इसके पीडीएफ जो है आपको मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिलेंगे। और यहाँ से भी आप इससे जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन कर करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप स्कैन कर करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो वीडियो डालूं उसको आपको बहुत समुचित तरीके से अच्छे तरीके से आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।